लेन देन होगा अब और आसान। एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ही नंबर से कर पाएंगे सभी लेन देन। टाटा स्टील ने अपना लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस ग्रेविल को बेचा। 40 करोड़ पाउंड में हुई स्कंथॉर्प प्लांट की डील। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट छिद्रा। निफ्टी भी पहुंचा 7,700 के करीब। गोल्ड बॉन्ड लॉन्च पर फंसी सरकार। रिजर्व बैंक ने चेताया, मैच्योरिटी के वक्त दाम बढ़े तो होगी मुसीबत। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। तमिलनाडु में भी शराब पर रोक की आशंका से मिलकर शेयर टूटे। एआईएडीएमके और डीएमके ने भी किया पूरी तरह से रोक का वादा। आवाज अड्डा पर देखिए बड़ी बहस, कितनी कारगर होगी शराबबंदी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनपीसी लेन देन को आसान बनाने के लिए नई पहल यहां की गई है। एनपीसी ने दुनिया का पहला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च कर दिया है, जिससे लेन देन के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। इसमें लेन देन के लिए सिर्फ एक नंबर होगा और पेमेंट का ये सिस्टम कितना कारगर होगा कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में अगर हम देखें तो ये आखिर कितना बड़ा कदम है। क्या इससे मोबाइल वॉलेट्स कंपनियों को नुकसान होगा और क्या नए सिस्टम से सुरक्षा के लिए कोई बड़ी चिंताएं भी पैदा होंगी? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो पे जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी इट्स कैश के मिस्टर नवीन सूर्य और साथ ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुसिडिस के एवीपी राहुल त्यागी। आप तीनों का इस शो में स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस खबर को विस्तार से हम समझते हैं, क्या खूबियां हैं इसकी जानने के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल से। धीरज, पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि आखिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है क्या? देखिए, ये जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये एक तरीके से आप इसे बैंकिंग की नई क्रांति कह सकते हैं और ये जो क्रांति आएगी ये मोबाइल फोन के जरिए आने वाली है, यानी कि मोबाइल फोन ही इस नए इंटरफेस का आधार होने वाला है और इसकी मदद से जब आप पैसे का लेन देन करेंगे तो ये बिल्कुल उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि आप मोबाइल से एक एसएमएस भेजते हैं। इसमें ये होगा कि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई वॉलेट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बैंक से आपको एक यूनिक नंबर या यूनिक एड्रेस जिसे आप कह सकते हैं वो मिलेगा और इसके जरिए आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकेंगे। इससे जो सर्विस आपको मिलेगी वो 24/7 यानी कि पूरे दिन भर मिलेगी, साल भर मिलेगी और ये रियल टाइम होगी, यानी कि इसके जरिए जो पैसे का लेन देन होगा उसमें आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धीरज, इसके ऑपरेशंस को लेकर अगर मैं थोड़ा और समझना चाहूं तो ये बताएं कि ये आखिर काम कैसे करेगा और इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, अगर आप किसी भी मान लीजिए मिसाल के तौर पर किसी टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करना है या किसी किराना दुकानदार को पेमेंट करना है तो आपके पास जो आपका वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल नंबर है, आप जिसे पेमेंट करना है उसे वो एड्रेस दे देंगे और जैसे ही वो व्यक्ति उस एड्रेस पर अपने पैसे की मांग करेगा, चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, आपके पास आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन, एक ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज आएगा और जब आप उस ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को पूरा करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे की मांग की है उसे वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर होकर मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है रियल टाइम होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि न ही आपके कैब एग्रीगेटर को और न ही आपके कैब ड्राइवर को आपके बैंक डिटेल्स की जानकारी मिलेगी, यानी कि ये काफी हद तक सेफ भी रहेगा। बिल्कुल, एक तरह से आपका एक वर्चुअल एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए धीरज। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एपी होता और यूआईडीआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी का यूआईपी के बारे में क्या कहना है। By June end, all the 29 banks who had initially opted for UPI would be ready. Thereafter, we would be expanding. UPI has certain new features like immediate collect, virtual address, single-click two-factor authentication, the four-party model. In the sense, one bank can acquire the customer of other banks purely for the purpose of payment services. When you make a payment or
when you get a request, you can use the Aadhaar number, of course, but you can also use the standard bank account number, IFSC code. You can use the mobile number. You can use the debit card number, let's say RuPay card, or you can use something very revolutionary called the virtual payment address, which allows you to create your own addresses, which ultimately link to an account, but you don't have to expose your customer number or customer details to the merchant. तो यहाँ पे आपकी लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, लेकिन यूपीआई आने से आपकी और हमारी जिंदगी कैसे आसान हो जाएगी? हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे आसानी से और बिना किसी रिस्क के? इसी पर अब बात करते हैं। सबसे पहले पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर नवीन सूर्या से मैं पूछना चाहूंगी, सर कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये? मुझे ये बताइए कि इससे हमारे पेमेंट करने का जो तरीका है वो आखिर कितना बदल जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है और इससे पूरे इंडिया में जो कैशलेस पेमेंट है वो बहुत ही चेंज होने वाला है। आप इस पूरी सर्विस को एक बहुत सिंपल ईमेल सर्विस के जैसे आप जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप एक जीमेल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आप ईमेल का, फिर आपके पास ईमेल आईडी चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का हो या अपनी कंपनी का हो, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आपके एक ऐप से कोई भी ईमेल आईडी आपको मिल जाता है, आप ईमेल रिसीव कर सकते हो और भेज सकते हो। वैसे ये जो सर्विस है उसका जो ऐप है वो कोई भी बैंक जो ये सर्विस ऑफर करती है उसका आप ये ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके अंदर आप कोई भी बैंक अकाउंट अपना आप लिंक कर पाएंगे, चाहे वो उसी बैंक का हो या कोई दूसरी बैंक का हो, प्रोवाइडेड कि वो एनपीसीआई से जुड़ा हो। उसके सारे बैंक के अकाउंट के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और जैसे मिस्टर होता ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि इसमें एक सबसे बड़ा नया फीचर है। आपने अभी तक बहुत सारे रेवोल्यूशन देखे हैं जिसके अंदर आप पैसा भेज सकते हो, लेकिन पहली बार एक ऐसी सर्विस चालू हुई है जिसमें आप पैसा रिसीव कर सकते हो या रिक्वेस्ट पैसा लेने की भेज सकते हो। तो उसको मैं एक और चीज से जोड़ना चाहूंगा। अपनी कंट्री में सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने सारे रिटेलर जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं है डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए, और वो जो मॉडल है अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे चल रहा है। तो इसमें जो छोटा छोटा लेन देन होता है आपके ग्रोसरी स्टोर से या मॉम एंड पॉप स्टोर से, अगर उनके पास सिर्फ एक फोन है, उस पर उन्होंने अपनी बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, और कोई भी कस्टमर जो आता है जिसके पास बैंक अकाउंट है और उसके पास मशीन है या नहीं है पॉस मशीन, वो समझो ये कोई रिटेल आउटलेट है ABCD, वो अपना एक ईमेल जैसा एड्रेस बना सकता है ABCD@ जो भी बैंक है उनकी उसका .com। नाउ आई एज अ कस्टमर जब मैं उसके पास जाता हूँ, मेरे पास चाहे डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, बट मेरा बैंक का अगर ये एप्लीकेशन है तो वो वाला जो सामने वाला मर्चेंट है मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेज सकता है मेरे एड्रेस पे, लेट्स से naveen@xyz बैंक जिसमें मेरा पैसा है जी। जैसे ही मुझे वो मैसेज मिलता है और वो अमाउंट का रिक्वेस्ट आता है, मुझे सिर्फ एक पिन अपना कंफर्म करना है और वो पैसा उस सामने वाले रिटेलर को रियल टाइम उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और उसको वो कंफर्म कर सकता है। तो आप ये सोचिए कि इतने सारे जो रिटेलर हैं, 10 मिलियन से ज्यादा अपने रिटेलर हैं, और उसमें से 99% लोगों के पास अभी तक मशीन नहीं है, वो ये पैसा कोई भी वैल्यू का हो इमीडिएट रियल टाइम मिल सकेगा उनको, और बहुत ही कम कॉस्ट में मिलेगा उनको ये पैसा। तो उसके तरीके से ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया है और आपका जो कैशलेस मूवमेंट है जी, वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, लेकिन अब तक हमने देखा था कि मोबाइल वॉलेट आने से एक तरह से हमारा पेमेंट करने का जो ट्रेंड है काफी हद तक आसान हो जाएगा। यूपीआई आने के बाद हम इस ट्रेंड में किस तरह का बदलाव देखेंगे? कितना अलग या कितना और इजी हो जाएगा हमारे लिए इस्तेमाल करना और ट्रांजैक्शंस करना? कविता, अगर हम मोबाइल वॉलेट्स की बात करें जो आज की तारीख में एग्जिस्टेंट हैं, तो उनमें आप देखेंगे जो वो मोबाइल वॉलेट ऑपरेटर हैं उनके जो टाइप्स होते हैं वो आप उन्हीं को पेमेंट कर सकते हैं, और उसमें आपको पहले अपने बैंक में से पैसे निकाल के आपको वॉलेट में रिफिल करना रहता है। सो आपके वॉलेट में पैसे आ गए और फिर वहां से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो जो मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं उसी वॉलेट प्रोवाइडर के साथ में आप उन्हीं के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यूपीआई एक स्टेप फर्दर जाता है, वो एक यूनिफाइड पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है। सो वहां पे अभी बात हो रही है 29 बैंक्स रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपका अकाउंट एक XYZ बैंक में है, आपने वो बैंक अकाउंट को उस प्लेटफॉर्म वो इंटरफेस पे आपने लिंक कर दिया। सो और आपके दूसरे अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके एक हो सकता है स्टेट बैंक में हो सकता है, एक आपका HDFC एक ICICI बैंक्स में हो सकते हैं जी। तो आप वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और अपने अकाउंट लिंक कर देते हैं आपके मोबाइल नंबर के साथ में। फिर जो सामने जो आपका वेंडर है जिसके साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, हमने बात की ऑटो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर्स या कोई मर्चेंट की बात की, जो दुकानदार ग्रोसर्स हैं,
उनके पास भी सेम प्लेटफॉर्म रहेगा। अब वो प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट हो सकता है एक्सिस बैंक में, सो आपका था स्टेट बैंक में, सामने वाले का है एक्सिस बैंक में। अब ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, तब वो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपने इतने की सामान खरीदा है तो आप इतना रुपए हमें ट्रांसफर करिए। आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उसे कंफर्म करते हैं ट्रांजैक्शन को। सो बेसिकली क्या हो गया, जब आप मोबाइल वॉलेट्स पे थे जो एग्जिस्टेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड मर्चेंट्स के पास रहते थे, वो आपके अकाउंट में से पैसे आपको ट्रांसफर करके रखने पड़ते थे और फिर वो ट्रांजैक्शन होता था। अब ये एक स्टेप फर्दर जाते हुए उसे एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें सारी बैंक्स कनेक्टेड हो गई। सो आपको ना ही अपने अकाउंट में से पैसे निकाल के पहले वॉलेट में भरने हैं और फिर वहां से ट्रांसफर करना है। ये 2 वे स्टेप प्रोसेस नहीं है, आपको सिंपल है, आपके अकाउंट से ही पैसे डेबिट होंगे और सामने वाले के अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाएंगे जब वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तब। बिल्कुल। अब चूंकि राहुल ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे होंगी और जैसे कि अब तक हम पढ़ रहे हैं कि 29 बैंक्स यहाँ पर होंगे। मेरी ट्रांजैक्शंस को लेके अगर मैं रिस्क के बारे में पूछना चाहूँ तो किस तरह के रिस्क होंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रांजैक्शन की किसी बात करें तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं इट इज सेम लाइक द प्रीवियस बैंकिंग एंड नो डाउट इन्होंने जो पेमेंट सिस्टम है उसको काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है इस बार। बट अगर आप रिस्क की बात करें, रिस्क जो पहले थे अभी भी वही होंगे। अगेन किसी भी टेक्नोलॉजी, जब कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पहले सिक्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी और दूसरा था सिक्योरिटी अवेयरनेस इन द पीपल हु आर यूजिंग टू यूज दैट टेक्नोलॉजी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे रिस्क फैक्टर की इस यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर, तो एज ए हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल बी गिविंग देम अ ग्रीन सिग्नल बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स जो हर एक एप्लीकेशन के अंदर जरूरी होती हैं एक सिक्योर ट्रांजैक्शन देने के लिए और एक सिक्योर एनवायरमेंट देने के लिए यूजर को। सबसे पहले होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन विच इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन द एप्लीकेशन। सेकंड इज द इंक्रिप्शन लेवल, जो कि इंक्रिप्शन लेवल दिया जाता है ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्ट होने के अंदर, ताकि सेंटर में कोई बंदा उसको इंटरसेप्ट न कर सके कि क्या जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट किया गया है। तीसरा जो सबसे अच्छी चीज है कि लेस यूजर डिटेल्स देना व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू द ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं द थिंग विच इज नोन एज अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो कि एक वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पास होती है। अगर वो इंटरसेप्ट भी इन केस हो जाती है, स्टिल इट इज नॉट यूजेबल बाय द हैकर टू ब्रीच इनटू द थिंग। दूसरी जो सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे जो बात करें तो उसकी दैट इज यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें कि पिछले इन दिनों में जितने भी हमारे हैकिंग हुए हैं, जहां ब्रीचेज हुए हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत कम पार्ट रहा है। एंड अगर आप पिछले केसेस देखें सारे ब्रीचिंग्स के, जिसमें अंदर बैंकिंग लोगों के, लाइक आई वाज लुकिंग एट योर शो, पीछे एक सर बता रहे थे कि उनका क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए गए। अगर हम उस पूरे सीन को देखें, द प्रॉब्लम इज अगेन विद नॉट द टेक्नोलॉजी। आज अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन बोलती है आपको कि आप अब वर्चुअल कीबोर्ड यूज कीजिए, एंड ऑब्वियसली हम सुनते भी हैं हाँ जी वर्चुअल कीबोर्ड यूज कीजिए, बट नो बडी यूजेज दैट एंड दैट इज वाई वंस योर कंप्यूटर इज इंफेक्टेड बाय अ मालवेयर, तो जो आप टाइप करते हो, इफ द मालवेयर इज ए फुली अनडिटेक्टेबल मालवेयर जो एंटीवायरस की रीच में नहीं आता आजकल, सो उस सिचुएशन में अगर आप टाइप करते हो अपना पासवर्ड तो इट विल बी रिकॉर्डेड बाय द क्रिमिनल्स एंड रिमोटली, बिना आपके स्क्रीन के सामने कुछ आए, वो हैकर्स को पास ऑन हो जाता है रिमोटली एनीवेयर। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैन बी यूज इंटरनेशनली, वो बाद में ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाते हैं। इस सिचुएशन में आप बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये आपकी वजह से हुआ है, बिकॉज अगेन बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ यूजेबिलिटी इज अगेन डिपेंड अपॉन द पीपल। ये यूजेबिलिटी लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से उसको यूज करना है। सिंपल एग्जांपल कि आपके हाथ में हमें बरतने चाहिए, और साथ ही यूपीआई जो नंबर है उसकी सर्विसेज हमें कैसे मुहैया होगी, हमें ये नंबर कैसे मिलेगा, और साथ ही किन किन सर्विसेज के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपीआई पर, और मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा, साथ ही मेरे साथ बने हुए हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इट्स कैश के एमडी नवीन सूर्या, और साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुसिडिस के एवीपी राहुल त्यागी। हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और नवीन जी आपसे अब सवाल मेरा ये होगा कि आम आदमी को ये यूपीआई नंबर आखिर मिलेगा कैसे? यूपीआई नंबर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हम ईमेल आईडी अपना बनाते हैं, वैसे यूजर खुद अपना जो उसको यूजर आईडी चाहिए वो खुद सेट करेगा। वो उसकी मर्जी है। वो जैसे हम ईमेल में अपना खुद का यूजर आईडी बनाते हैं, वो नंबर वाला हो या कोई अल्फाबेटिक हो या मिक्स हो। तो मेरा आधार नंबर हो सकता है, मेरा पैन कार्ड नंबर हो सकता है, मेरा ईमेल आईडी हो सकता है, कुछ भी।
एब्सोल्युटली। सो आपको इसमें चॉइस मिल रही है कि आपको क्या याद रखना है और क्या चीज आपको सेटअप करनी है जो आपको याद रहे, और उसके अंदर में आप अलग अलग बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, और आप एक यूनिक डिजिटल आईडी के अंदर मल्टीपल बैंक्स भी उसके अंदर सेट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये जानकारी जो मैं नंबर सेट करूंगी वो जानकारी तमाम बैंकों को देनी होगी? नहीं, आप जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू वो जानकारी ली जाएगी, और वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एनपीसीआई के पास रहेगी। ओके, मुझे ये बताइए हर्ष, चूंकि अभी इसके इस्तेमाल से हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक तरह से नहीं होता हुआ देखेंगे, ऑपरेशन के लिहाज से मुझे किस किस ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? वेल कविता, आई थिंक अगर ये स्प्रेड हो जाता है, जो सारे वेंडर्स हैं सभी अगर इसको डाउनलोड करते हैं और इसका यूज करना चालू करते हैं, सो आई थिंक ये हर ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो सकता है। हमने बात की टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आपके मर्चेंट्स हैं, सो एसेंशियली क्या इशू है कि आप वो प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हमने सुना कि आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई भी पैन नंबर हो, एनीथिंग जो आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो, तो ये अगर इतना सिंपल प्रोसेस है तो कोई भी अगर इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि वो यूज करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि हमने बात की कि ये इवेंचुअली बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही है। सो कई लोग ऐसे हैं जो कैश में ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदर देन दैट, अगर आपको जो भी चीज आप अगर बैंक टू बैंक यूज करते थे तो वो तो आज भी आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। इशू ये हो जाएगा कि जो आप परचेस जब कैश में करना चाहते हैं और सामने वाला लेना भी कैश में ही चाहता है, बैंक में उसे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता है, तभी आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। अदर देन दैट आई थिंक ये कोई भी यूज कर सकता है। नवीन जी, यहाँ पर अगर मैं मोबाइल वॉलेट्स पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहूँ तो खबरें हमने ये भी देखी है कि इनका चलन बिल्कुल रुक जाएगा, लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह के इंटीग्रेशन, चूंकि आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया कि मोबाइल वॉलेट एक तरह से इंटीग्रेट करके यूपीआई में काम करेंगे और पूरे पेमेंट कल्चर में बदलाव देखेंगे। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा और इसका क्या मतलब होगा? जी, दो चीजें। एक तो कि जैसे गवर्नर ने भी बोला था आज की मीटिंग में कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने भी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम है वो सारे यूपीआई से कनेक्टेड होंगे। आई थिंक शुरू में ये बैंकों के साथ हुआ है, जैसे हम आईएमपीएस में भी ऑलरेडी बहुत सारे वॉलेट और पीपीआई ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जिसमें आज की तारीख में 40% मार्केट शेयर पूरे साल के जितने भी आईएमपीएस ट्रांजैक्शन हैं वो वॉलेट के थ्रू होते हैं, जिसमें वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। अभी जहां तक ये सिचुएशन है कि वो बंद हो जाएंगे इसके आने से, आई डोंट थिंक सो। जैसे अगर आप ऐसे देखें तो हम बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड के बाद में डेबिट कार्ड आया तो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाना चाहिए थे, या नेट बैंकिंग जितने भी डेबिट कार्ड आए तो नेट बैंकिंग बंद हो जाना चाहिए था, वैसा नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जैसे हमने शुरू में बताया था कि जो बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर है उसमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसके लिए कस्टमर वॉलेट करते थे, शायद वो यूजर अगर उनको ये सर्विस ज्यादा कन्वीनियंट लगे तो वो यूज करेंगे। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में इंडिया में करीब 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है, और उनको डिजिटल पेमेंट अगर करना है, और काफी सारे कस्टमर हैं जिनको अभी भी बैंक अकाउंट से अकाउंट करने में, ट्रांसफर में थोड़ा सा हेजिटेशन है, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं इंडिया में जो लेट्स से इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम में आते हैं और उनकी सारी इनकम अभी भी उनके पास कैश में आती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। नाउ ये जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे हमारी कंपनी उनके सारे जितने भी कस्टमर हैं उनका मनी ट्रांसफर का काम करती है जी। तो उनको अगर डिजिटाइज करना है अपना पैसा तो उनके लिए सिर्फ वॉलेट एक ऑप्शन बचता है। तो हमारा तो मानना है कि इससे वॉलेट का बिजनेस और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके थ्रू वॉलेट जो है वो इंटर ऑपरेबल हो जाएगा। जो मर्चेंट आज वॉलेट के पास डायरेक्टली नहीं है, जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है पेमेंट, उसके पास भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा आने का ये एक जरिया हो जाएगा। और जिस इंटीग्रेशन, जैसे आईएमपीएस में इंटीग्रेशन हुआ है एनपीसीआई के थ्रू, वैसे ही यूपीआई में एनपीसीआई के थ्रू और बैंक पार्टनरशिप्स के थ्रू ये पार्टनरशिप्स हो जाएगी। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। जैसे मिस्टर होता ने भी बताया अपने इंटरव्यू में कि इमीडिएटली पहले 29 बैंक, तो अल्टीमेटली जहां पैसा जाएगा वहां तो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो सबसे पहले सारे बैंक अकाउंट लिंक हो जाएंगे पैरेलली। जैसे हमारी एसोसिएशन ऑलरेडी एनपीसीआई और आरबीआई और सब भी रेगुलेटर्स के साथ काम कर रही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैरेलली सारे इंटीग्रेशन, जितने भी कस्टमर है, चाहे उनके पास वॉलेट हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जहां तक मेरा मानना है इवेंचुअली कस्टमर की चॉइस होगी, उसको बैंक अकाउंट यूज करना है, डेबिट कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है या वॉलेट यूज करना है, उनकी चॉइस होगी। उनको सिर्फ अपना एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। एब्सोल्युटली। लेकिन इन सब के चलते वो कौन कौन से जरूरी कदम होंगे सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, जो आपको तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक योर मनी में हम आपको बता रहे हैं कि यूपीआई का मतलब क्या होता है और कैसे आपका जो पेमेंट करने का चलन है वो कितना बदल जाएगा ऑनलाइन। यहाँ पे हम फोकस करेंगे थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर। राहुल त्यागी हमारे साथ है। राहुल, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि वो कौन से जरूरी कदम है जो हमें उठा लेने चाहिए अगर हम यूपीआई के जरिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। मेरी सिक्योरिटी को लेके मुझे क्या क्या चीजें इंश्योर कर लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पहले बोला मैं अभी वही रिपीट करना चाहूंगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेम सेफ्टी मेजर्स जो आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, ई वॉलेट्स के लिए लेते थे पहले, तो वही आपको लेने पड़ेंगे। मैं वो आपके लिए रिपीट कर सकता हूं इन केस पीपल फॉरगॉट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये समझिए कि प्रॉब्लम एप्लीकेशंस के अंदर कम होती है, प्रॉब्लम आपके मोबाइल यूजेज के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इंस्टॉल अनऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन। अगर आपने देखा होगा एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आप अपने बच्चे को फोन दे देते हो, उसी पे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, उसी पे वो गेम खेल रहा है अननोन सोर्सेज से एक एपीके इंस्टॉल करके। तो ऑब्वियसली वो जो अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो दैट कैन टेक ये एंटायर एक्सेस योर मोबाइल एनीवेयर एल्स। जिससे आप वो आपके एसएमएस देख सकते हैं, जिससे आपका वो ऑनलाइन बैंकिंग का क्रेडेंशियल स्टील कर सकते हैं। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि जो आपका मोबाइल जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको आप थोड़े नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए मेजर्स उठाते हैं उन्हीं को उठाना पड़ेगा यूपीआई के जरिए भी ट्रांजैक्शन करने में। लेकिन हर्ष, यहाँ पे तो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी हम इस तरह से यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में निवेश को लेकर। आई एम श्योर कविता, अगर हम देखें तो आज की तारीख में जब इन्वेस्टमेंट्स का जो पहला सिनेरियो था वो ये था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको उसके साथ चेक लगाना था और फिर आप वो कंपनीज में देते थे। अब हमने ऑलरेडी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देख लिए हैं जो एमएफ यूटिलिटी है, आप ये स्टार एमएफ जो बीएसई स्टार एमएफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर हम देखें तो इसमें ऑलरेडी एक कन्वीनियंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हो चुका है। अब ये एक स्टेप फर्दर होगा डेफिनेटली कि आप अगर अपना कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना चाहते हैं, सो जहां हमने बात की कि मर्चेंट आपसे एक रिक्वेस्ट मांगता है कि आपको पेमेंट करना है, आई एम श्योर ऐसा ये भी फैसिलिटी होगा कि आप अपने पॉलिसीज या अपने जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं या कोई भी अलग तरीके का निवेश करना चाहते हैं वो आप अपने इसी प्लेटफॉर्म से आप निवेश कर सकते हैं और वो आपके बैंक से डायरेक्ट निकल जाएगा। सो आई थिंक ये एक जरिया, एक माध्यम होगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट्स या पेमेंट्स जो करना चाहते हैं वो सारा यूनिफाइड हो जाए। सो आई थिंक ये उसका एग्जैक्ट पर्पस है, कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस अगर आता है इसी प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, सो आई एम श्योर कि बिसाइड्स जो आपके खर्चे हैं आप इन्वेस्टमेंट्स भी इसी प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक पूरा यूपीआई का फंडा यही है कि एक तरह से आपको पेमेंट करने के लिए सहूलियत दी जाए, कन्वीनियंस दी जाए। सेफ्टी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि राहुल ने हमें समझाया कि जिस तरह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही आपको इस पर ट्रांजैक्शन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इसी नोट पर आप तीनों का हमारे साथ जुड़कर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आगे चल के कैशलेस इकोनॉमी का जो सपना हमारी सरकार देख रही है उसको एक कदम और आगे ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी पेशकश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।